आइए, आज बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है ना। आइए, बायोलॉजी नहीं, हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है बाबू? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन। देखिए, पहला क्लास फर्स्ट है ना। चलिए आइए देखिए, उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन पढ़ने से पहले पढ़ते हैं उपापचयी क्रिया। क्या है उपापचयी क्रिया? उपापचयी क्रिया नहीं, आइए देखिए, उपापचयी क्रिया। देखिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं, दुनिया में उपापचयी क्रिया पहले समझते हैं। दुनिया में जितने भी जीव हैं, जो शरीर के अंदर जो भी क्रिया हो रही है ना, शरीर के अंदर जितना भी क्रिया हो रही है, पदार्थ का बनना, निकलना, जो भी क्रिया हो रही है, उन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया। शरीर में जितने भी क्रिया हो रहे हैं, भोजन का पचना, ऑक्सीजन से ग्लूकोज का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, है ना, प्रोटीन का पाचन होना, जितने भी क्रिया हो रही है, वसा का पाचन होना, जितने भी क्रिया हो रही है, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया। लिखिएगा, दुनिया में जितने भी जीव हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल का ऑक्सीकृत या ऑक्सीकृत होना लिखे। ग्लूकोज, वसा अम्ल का ऑक्सीकृत होना या ऑक्सीकरण होना, एवं प्रोटीन इत्यादि का बनना, एवं ऑक्सीकृत होना एवं प्रोटीन इत्यादि जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल का ऑक्सीकृत होना एवं प्रोटीन इत्यादि इन सभी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर उपापचयी क्रिया कहते हैं। उपापचयी क्रिया कहते हैं, है ना। दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे निर्माण होते हैं, जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल का ऑक्सीकृत होना एवं प्रोटीन इत्यादि, है ना, एवं प्रोटीन इत्यादि। इन क्रियाओं के फलस्वरूप
इन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है नहीं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। इन सभी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर उसे उपापचयी क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उपापचयी क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। अब देखिए उपापचयी क्रिया कहते हैं। अब उपापचयी क्रिया कहते हैं, है ना। अब देखिए लिखते हैं उत्सर्जन। अब क्या है? उपापचयी क्रिया आप जानते हैं कि शरीर में जितने भी पदार्थ बनते हैं, इन क्रियाओं के फलस्वरूप, है ना, शरीर में जितने भी घटना हो रही है उन घटनाओं को क्या बोल दिए हैं? उपापचयी क्रिया बोल दिए, है ना। अब देखिए उपापचयी क्रिया है। अब पढ़ते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? देखिए उत्सर्जन क्या है? तो जितने भी बेकार पदार्थ जो है, जितने भी हमारे शरीर में बेकार पदार्थ बनता है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। और बाहर निकालने की घटना को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। जितने भी खराब पदार्थ हैं, है ना, मल है, मूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यूरिया है, जो भी पदार्थ आपके शरीर में बन रहा है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। बाहर निकालने की घटना को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। बाहर निकालने की घटना क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो लिखिएगा उत्सर्जन। उपापचयी क्रिया के होने के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, लिखे, उपापचयी क्रिया के होने के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, उसे शरीर से बाहर निकालने की घटना को उत्सर्जन कहते हैं, या शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उपापचयी क्रिया के होने के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ उपापचयी क्रिया के होने के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, उसे शरीर से बाहर निकालने की, है ना, उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उस शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। हो गया। अब देखिए उत्सर्जन हो गया तो जो पदार्थ है उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उत्सर्जी पदार्थ। जो हमारे शरीर से जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो अगला हेडिंग डालेगा उत्सर्जी पदार्थ। है ना। उत्सर्जन तो आप समझ गए। उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं ना। हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ बनता है उसे शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, है ना। और जितने भी क्रिया होते हैं शरीर में उसे क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया कहते हैं। उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उस शरीर को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। अब कुछ तो पदार्थ निकलता है ना, तो लिखिएगा जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जो व्यर्थ पदार्थ, लिखिएगा, जो व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे बाबू आइए, जैसे, है नहीं, आइए जैसे लिखेगा। पहला हेडिंग पहले लिखिएगा जंतुओं में।
किसमें बाबू? जंतुओं में। जैसे जंतुओं में उत्सर्जीय पदार्थ, जो व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जीय पदार्थ कहते हैं। अब जैसे जंतुओं में, तो जंतुओं में क्या निकलता है बाबू? देखिए, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस के रूप में निकलता है ना। फिर क्या निकलता है? आपको निकलता है लिखिएगा मल, लिखिएगा मल, है ना, मल, है ना, आ जाइए मल। अतिरिक्त जल, है ना, अतिरिक्त जल, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि कर दीजिए। और जो होगा, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मल निकलता है, अतिरिक्त जल निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिक अम्ल निकलता है इत्यादि कर दिए, है ना। इतना जंतुओं में निकलता है बाबू। हो गया। एक और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं अमोनिया, है ना। एक और लिखना चाहते हैं तो एगो अमोनिया है, अमोनिया। हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए अमोनिया। अब देखिए, ये किस में निकलता है? चवन, जितने भी जीव जंतु हैं उसमें निकलता है ना। तो जंतुओं में निकलता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मल, अतिरिक्त जल, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि, है ना। अब लिखिएगा पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में निकलता है बाबू। देखिए, पेड़ पौधों में क्या निकलता है? अब जैसे बबूल का पेड़ है, तो बबूल के पेड़ में देखते होंगे आप कि रेड जैसा पेड़ पर लट्ठा ग्रुप में रहता है ना, चट करता है ना। तो बबूल के पेड़ में जो निकलता है उसका उत्सर्जीय पदार्थ है, उसको बोलते हैं गोंद। उसको क्या बोलते हैं? गोंद। उसको क्या बोलते हैं? गोंद बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं? गोंद। अब देखिए, चीर के पेड़ में है, चीर का एक होता है, पेड़ होता है, चीर के पेड़ से क्या निकलता है? तो रेजिन। क्या निकलता है? रेजिन। चीर के पेड़ से जो उत्सर्जीय पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? रेजिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चीर के पेड़ से जो उत्सर्जीय पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? रेजिन। अब जो चाहिए, देखिए, एगो होता है बरगद या पीपल, या एगो और होता है बरगद, पीपल, और एगो और होता है, क्या नाम है उसका? कनेर। बरगद, पीपल और कनेर, बरगद, पीपल और कनेर, है ना। देखिए, कनेर, इससे जो उत्सर्जीय पदार्थ निकलता है उसको कहते हैं लेटेक्स। तो क्या कहते हैं? लेटेक्स, है ना। तो क्या कहते हैं? लेटेक्स। ये क्या होता है? लेटेक्स क्या होता है बाबू? तो देखिए, आप जैसे ही बरगद का पत्ता तोड़ते तो बाहर ये दूध निकलता है, दूध, उसको क्या कहते हैं? लेटेक्स। और वो पीपर में भी निकलता है, बरगद में भी निकलता है, और कनेर में भी। बरगद, पीपर और कनेर, तीनों में जो दूध निकलता है वाइट वाला, उसको क्या कहते हैं? लेटेक्स। बहुत भी आई है, ये भी आई है बाबू, है ना, भी आई है। देखिए, बबूल में जो उत्सर्जीय पदार्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? गोंद कहते हैं। चीर में जो निकलता है उसको रेजिन कहते हैं। बरगद, पीपर और खनेर में जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? लेटेक्स। फाड़ जैसा दूध होता है ना, दूध, आप पत्ता तोड़ते हैं फाड़ जैसा दूध निकलता है, या कहीं पर कट लगाते हैं तो फाड़ जैसा दूध गिरता है ना। बरगद, पीपर या कनेर में कहीं पर आप कट लगा के देखिए, वहाँ क्या गिरता है? भाई जैसा दूध गिरता है, तो उसका क्या है? उत्सर्जीय पदार्थ, उसको कहते हैं लेटेक्स। उसको क्या कहते हैं? लेटेक्स। आप बबूल के पेड़ पर देखिएगा कि लट्ठा जैसा निकलता है ना, रेड हो जाता है, फिर सूखता है तो काला हो जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? गोंद। चीर के पेड़ से कुछ निकलता है? रेजिन। हो गया। देखिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं बाबू? तो उपापचायिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो पदार्थ बाहर निकलता है उस घटना को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जीय पदार्थ जो पदार्थ शरीर से क्या होता है?
बाहर निकलता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जंतु में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मल, अतिरिक्त जल, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि, है ना। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या है तो देखिए, अब उत्सर्जी पदार्थ के निकलने के लिए निकालने वाला कुछ अंग है ना, कुछ अंग है, तो हेडिंग डालेगा उत्सर्जी अंग, है ना। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो जिससे उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? बाहर निकलता है, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, है ना, लिखिएगा। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जिन अंगों से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिन अंगों से उत्सर्जी व्यर्थ पदार्थ क्या होता है? निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। जिन अंगों से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है उन अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं, है ना। लिखेगा, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखेगा, ये कई प्रकार के होते हैं, है ना। लिखेगा, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला बाबू, विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र, है ना। विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र होता है ना, या श्वसन अंग, है ना। तो श्वसन तंत्र में पहला आता है कौची बाबू? आपका फेफड़ा, जैसे, है ना। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे कौची आता है? फेफड़ा आता है ना, फेफड़ा नहीं आता है, फेफड़े तो निकालता था बाबू, फेफड़े तो निकालता था कार्बन डाइऑक्साइड को, आप याद कीजिए। फेफड़ा हो गया, फेफड़ा नहीं था, शुद्ध करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता था? बाहर निकालता था ना फेफड़ा। तो ये भी एक अंग है, फेफड़ा। आप आ जाइए, ये गिल्स आ जाइए, गिल्स, ये मछली में पाया जाता था, गिल्स होता था, गिल्स हैं, यही तो करता था। ये पानी को लेता था और पानी को स्टोर करके हाइड्रोजन को क्या करता था? बाहर निकालता था, ऑक्सीजन लेता था ना। तो देखिए, गिल्स है, एक था श्वास नलिका, जिसको कहते थे ट्रेकिया कहते थे। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में पाया जाता था, है ना। तो देखिए, इसका काम क्या है? तो इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है, निकालने का कार्य करता है। हो गया, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य। ये जितना काम है, देखिए, ये विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र है बाबू, जैसे फेफड़ा हो गया, गिल्स हो गया, श्वास निकाल, टोटल का काम एक ही है, क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते रहना, है ना। चलिए, अब देखिए, अब दूसरा अंग है त्वचा। त्वचा नहीं है, पसीना नहीं निकलता है बाहर, हैं, निकलता है ना त्वचा। तो देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा, है ना। तो त्वचा के बारे में जरूर लिखिएगा। देखिए, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, पहला पॉइंट। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला पॉइंट, ये शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। ये शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है।
ये शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। लिखिएगा, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं। श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं, है ना, श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं। श्वेत ग्रंथियाँ से लिखे, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, है ना, छिद्र छोटे छोटे जो आपके त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसे क्या कहते हैं? श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं। लिखे, श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं, है ना। इससे किससे? श्वेत ग्रंथियाँ से, इसी में लिखिएगा, इससे पानी पसीना के रूप में बाहर निकलता है। इससे पानी पसीना के रूप में बाहर निकलता है। इससे पानी पसीना के रूप में बाहर निकलता है। इससे पानी पसीना के रूप में बाहर निकलता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। और पानी जब निकलता है ना तो आपका शरीर ठंडा रहता है ना। तो इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है या नियंत्रित करता है। इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। लिखे, क्या लिखे? ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं। श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं, है ना, श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं। इससे पानी पसीना के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है और क्या करता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। हो गया। और क्या करता है बाबू? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। आपका त्वचा के कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालेगा यकृत, लीवर। चलिए, अगला हेडिंग डालेगा यकृत, लीवर। अगला हेडिंग डालेगा यकृत। हेमा था ये तीसरा ना, यकृत, LIVER, लीवर। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। देखिए, ये क्या करता है? तो ये भी एक उत्सर्जी अंग। लिखेगा, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग है, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये क्या करता है? तो इसका काम क्या है? ये अमोनिया जो है ना, अमोनिया को क्या करता है? ये यूरिक अम्ल में बदल देता है। यूरिया या यूरिक अम्ल में क्या करता है? ये बदलता है। लिखेगा, ये अमोनिया को यकृत की सहायता से, ये अमोनिया को यकृत या किडनी की सहायता से, ये अमोनिया को यकृत या किडनी की सहायता से ये अमोनिया को यकृत या किडनी की सहायता से यूरिया में बदल देता है ना। यूरिया में बदल देता है। हो गया। यूरिया में
बदल देता है। ये सबसे बड़ा कार्य है बाबू उसका। यूरिया में क्या करता है, यूरिया में बदल देता है ना। ये क्या करता है, ये अमोनिया को यकृत या किडनी की सहायता से किसमें बदल देता है, यूरिया में। आज पूछेगा यकृत अमोनिया को किस रूप में बदलता है, किस रूप में बदलता है, यूरिया के रूप में। किस रूप में? अब पूछेगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में ही। और इसको क्या करता है, फिर पेशाब के रास्ते से कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है ना। अब देखिए अगला पॉइंट आइएगा, देखिएगा इसके अतिरिक्त प्रोटीन को किडनी या यकृत या किडनी की सहायता से यूरिक अम्ल में बदल देता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन को यकृत या किडनी की सहायता से यूरिक अम्ल में बदल देता है। हो गया, यूरिक अम्ल में बदल देता है ना। और इन दोनों को शरीर से बाहर निकाल देता है। पहला, ये सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है बाबू, है ना, या ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये इसका काम क्या है, तो ये अमोनिया को यकृत या किडनी की सहायता से बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। और दूसरा, इसके अतिरिक्त प्रोटीन को क्या करता है, किडनी की सहायता से कैसे बदल देता है, यूरिक अम्ल में क्या करता है, बदल देता है। और इन दोनों को शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। हो गया, इन दोनों को शरीर से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यकृत जो है आपका, जो लीवर है, लीवर में दो चीज़ को बदलता है, किस में, अमोनिया को यूरिया में, और प्रोटीन को किस में, यूरिक अम्ल में। प्रोटीन को किस में बदलता है, यूरिक अम्ल में बदल देता है। और इन दोनों को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। किसके रास्ते, तो पेशाब के रास्ते। किसके रास्ते, पेशाब के रास्ते। अब लिखिएगा ब्रिक, चौथा लिखिएगा ब्रिक, है ना। आ जाइए, चौथा लिखिएगा आपका, ब्रिक, है ना, किडनी। ठीक है, यानी भाई किडनी, है ना। किडनी क्या करता है, तो ये खून को क्या करता है, साफ करता है। खून को क्या करता है, साफ करता है। देखिएगा, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। या इसका काम क्या है, खून को साफ करना। क्या करना, खून को साफ करना। तो लिखिएगा, ये हमारे रक्त को साफ करने का काम करता है। ये हमारे रक्त को साफ करने का काम करता है। ये हमारे रक्त को साफ करने का काम करता है। क्या करता है, साफ। ये हमारे
रक्त को साफ करने का काम करता है नहीं, साफ करने का काम करता है। ये क्या करता है? ये हमारे रक्त को साफ करने का काम करता है। देखिए अब और क्या करता है, लिखिएगा वृक्क के अंदर जो खून को साफ करता है, वृक्क के अंदर जो खून को साफ करने का काम करता है, वृक्क के अंदर जो खून को साफ करने का काम करता है, जो रक्त को साफ करने का काम करता है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क नलिका कहते हैं, है ना? नेफ्रॉन कहते हैं या इसको वृक्क नलिका कहते हैं, वृक्क नलिकाएँ कहते हैं, है ना? हमारे शरीर के अंदर जो खून को साफ करता है वो क्या कहते हैं? वृक्क नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। हमारे अंदर जो खून को क्या करता है? साफ करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। अब देखिए कि ये क्या होता है, लिखिएगा। ये जो होता है एक मानव शरीर में किसी में 10 लाख, आपका जैसे देखिए 10 से 12 होता है। कितना होता है? 10 से 12 लाख होता है आपके शरीर में या हमारे शरीर में। कितना नेफ्रॉन की संख्या होती है? 10 से 12 लाख। तो कहीं कहीं आपको देगा 10 लाख, कहीं कहीं देगा 12 लाख। तो आप ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, है ना? ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, देखिएगा, है ना? तो लिखिएगा एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। अब कहीं कहीं देखता, अब ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। अब दोनों ऑप्शन में दे देगा तो क्या कीजिएगा? तो मरेगा 10 लाख, एग्जैक्ट होगा 10 लाख। और दोनों ऑप्शन में नहीं दिया, या तो 12 लाख दिया या तो 10 लाख दिया, तो मारिएगा कौन? तो रहेगा ऑप्शन में, है ना? 10 से 12 लाख होती है। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितना होती है? 10 से 12 लाख होती है ना? ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ये क्या करता है? ये खून को साफ करने का काम करता है ना? जो हमारे शरीर के अंदर जो खून को साफ करता है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। एक वृक्क में, एक किडनी में आपकी किडनी की संख्या कितना होती है? 2 होती है, एक लेफ्ट एक राइट। तो एक वृक्क में, एक किडनी में बोल रहे हैं कितना होता है? 10 से 12 लाख। लेकिन एक मानव शरीर में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 से 24 लाख होगा ना, है ना? आप देखिए, आगे बढ़े। अब कुछ इसी के बारे में पढ़ना है ना? चलिए आइए, अब कुछ इसी के बारे में पढ़ना है। हेडिंग डालेगा वृक्क, हेडिंग डालेगा वृक्क, है ना? हेडिंग डालेगा वृक्क, किडनी, है ना? देखिए बार बार पहले ये लिखा जाता है, पहले यन होना चाहिए, पहले बार बार ये लिखा जाता है, किडनी। देखिए इसका संरचना कैसे होता है, देखिए थोड़ा सा इसका फिगर पार देते हैं। देखिए आपका ये मान लीजिए ये नली है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर देखिए,
ठीक है। देखिए चलिए आइए देखिए, ये हो गया। और यहाँ से एक और दे देते हैं। देखिए अब क्या है, यहाँ से इसको इसे थोड़ा सा इसे कर दीजिए, हाँ इसे दे दीजिए, ये हो गया। और ये इसे दे दीजिए, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं धमनी, इसको बोलते हैं शीरा। धमनी और शीरा, यानी ये आपका किडनी है। ये मान लीजिए अशुद्ध खून है, ये आपका अशुद्ध खून इससे आता है, अशुद्ध खून है नहीं, अशुद्ध खून इससे आ रहा है बाबू। ये देखिए अशुद्ध खून इससे जाएगा, ऐसे साफ हो गया, ऐसे क्या होगा, निकलेगा। और ये निकलेगा कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, है नहीं। फिर इससे होते हुए ऐसे होते हुए कहाँ निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, होगा। अब देखिए अब क्या होता है, तो अब ये जो हो गया, यहाँ से एक ऐसे करके एक नली लगा रहता है नहीं, एक पंप जैसा नली लगा रहता है। यहाँ से है नहीं, ऐसे करके इस तरीके से नली लगा रहता है नहीं। आप थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, नली लगा रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है, आपका अथी रहता है, पेशाब का थैली रहता है नहीं, पेशाब का थैली रहता है। और ये देखिए आपका इसको कहते हैं मूत्राशय है नहीं, आई हुआ मूत्राशय मार्ग, इसको कहते हैं किडनी है नहीं, ब्रिक। ये हो गया आर के राइट, ये हो गया लेफ्ट किडनी है नहीं। देखिए हो गया। चलिए इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी, इसको कहते हैं पंप को मूत्र वाहिनी है नहीं, इसको क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी। देखिए आ जाइए, अब क्या होता है, ये देखिए यहाँ से अशुद्ध रक्त आया है नहीं, अशुद्ध रक्त क्या हुआ, यहाँ से आया, यहाँ इसमें गया, इसमें शुद्ध हुआ, यहाँ से ऐसे निकलते हुए फिर इधर से कहाँ से सीधा से निकलते हुए पूरे बॉडी में आ गया। अब क्या होगा, जो यहाँ पर अशुद्ध किया, अशुद्ध पदार्थ रहा, वो क्या होगा, यहाँ से इसके चारे से कहाँ आ जाएगा, मूत्राशय में आएगा, मूत्राशय में। अब मूत्राशय में ये जब ब्लैडर भर जाएगा तो कहाँ निकल जाएगा, मूत्र के द्वारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा है नहीं। चलिए आ जाइए है नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, साफ कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे कुंडलित करके ऐसे करके कुंडलित संरचना होता है। एक वृक्क में 15 से 16 होता है, एक वृक्क में कितना होता है, 15 से 16 होता है। इस तरीके से ऐसे करके कुंडलित संरचना होता है नहीं, कुंडलित संरचना होता है नहीं।
जैसे नेफ्रॉन अथी कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, फिर एक शंकु कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, वृक्क शंकु कहते हैं। हो गया। अब देखिए अब क्या है, तो कितने वृक्क जो है क्या है, तो जोड़े के रूप में है ना, जोड़े के रूप में 2 को होता है। तो लिखिएगा ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। लिखिएगा पहला पॉइंट, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है बाबू। लिखे, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, 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 ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। लिखे, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका आकार कैसा लग रहा है। आप सेम का सब्जी खाए हैं, तो सेम के सब्जी में जो बिच्चा होता है, देख रहे हैं, उसी टाइप का लग रहा है ना। तो लिखिएगा, ये लिखिएगा, इसका आकार सब्जी में सीम के बीज के आकार का है। लिखे, ये जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। इसका आकार सब्जी के सेम के बीज के समान होता है। इसका आकार सब्जी के सेम के बीज के समान होता है। लिखे, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। ये सब्जी के सेम के बीज के समान के होते हैं। लिखे, अब इसकी लंबाई कितना होती है, तो लिखेगा, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है न। लंबाई कितना बाबू, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना, तो 5 से 6 सेंटीमीटर। और मोटाई कितना बाबू है न, मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर है न। लंबाई कितना होती है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितना, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। लिखे, इसका जो संरचना है, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ये जोड़े में पाए जाते हैं। ये सब्जी के सेम के बीज के समान होते हैं, है ना। इसकी लंबाई कितना होती है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई कितना, 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए, इसके अंदर जो नलिका पाया जाता है, इसके अंदर देखिए इस तरीके से जो पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वृक्क नलिका। उसको क्या कहते हैं, इसके अंदर इस तरीके की कुंडली जैसी संरचना जो हम पा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वृक्क नलिका। इसको क्या कहते हैं, है न, वृक्क नलिका है न। एक किडनी में या इसको बोलते हैं वृक्क शंकु कर दीजिए, है ना, वृक्क शंकु कर दीजिए। ये जो वृक्क शंकु जो है, एक किडनी में 15 से 16 होता है। कितना होता है, 15 से 16। तो लिखेगा, इसके अंदर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। इसके अंदर पिरामिड जैसी, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। इसके अंदर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है, जिसकी संख्या 15 से 16 वृक्क शंकु होती है। इसके अंदर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। इसके अंदर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। इसके अंदर पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है, जिसकी संख्या 15 से 16 होती है। उसे वृक्क शंकु कहते हैं। उसे वृक्क शंकु कहते हैं। हो गया। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। अब देखिए, इसका क्या है, किडनी के अंदर एक कुंडली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं,
इसकी संख्या 15 से 16 होती है। इसकी संख्या कितना होती है? 15 से 16 होती है। जिसे क्या कहते हैं? वृक्ष शंकु कहते हैं। और इसी वृक्ष शंकु के अंदर है न, इसी वृक्ष शंकु के अंदर एक और संरचना पाई जाती है, जैसे नेफ्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। लिखिएगा, वही नेफ्रॉन की संख्या होती है 10 से 12 लाख, है न। लिखिएगा, इन्हीं वृक्ष शंकुओं में कुंडलित के रूप में एक संरचना पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हीं वृक्ष शंकुओं में कुंडलित एक प्रकार कुंडलित के रूप में एक संरचना पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसी के अंदर नेफ्रॉन जैसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, है न। जैसे नेफ्रॉन कहते हैं। लिखे, इन्हीं वृक्ष शंकुओं में कुंडलित के रूप में एक संरचना पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, है न। जैसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है न? देखिए तो इससे क्या होता है? अशुद्ध रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त इधर जाएगा, यहाँ पर शुद्ध होगा, फिर इससे बाहर निकलेगा, फिर इससे प्रवेश होते हुए कहाँ निकल जाएगा? पूरे बॉडी में जाएगा। यहाँ पर जो छनेगा, यहाँ पर जो साफ करने में कुछ तो गंदगी होगा ना, वो गंदगी क्या करेगा? मूत्र बहाने से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? मूत्राशय में पहुँचेगा, है न। इसका संरचना कैसा होता है? गोलाकार का होता है न। ये देखिए, इस तरीके से होता है, मूत्राशय में पहुँचता है। ये जब भर जाएगा तो क्या होगा? मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएगा, है न। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, है न। रह दीजिए आदत, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।